हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, एग्ज़ाम धुन में काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी क्योंकि कुछ यहाँ पर दिक्कतें चल रही थी, उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब यहाँ पर हम सीडीपी को डिस्कस करेंगे और हस्तलिखित नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। और चूँकि यूपी टेट का एग्ज़ाम इधर नज़दीक है, तो ऐसा करेंगे कि 4 से 5 वीडियो में महामैराथन के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर डालेंगे पूरा इम्पोर्टेंट फैक्ट। और ऐसे ही आप जो है हवा हवा कर देंगे सीडीपी को, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज बेसिक वीडियो है लेवल 1 का। तो बाल विकास को हम देखें, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं पूछी जाती हैं। क्रो एंड क्रो की काफ़ी पॉपुलर इन्फॉर्मेशन है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यानी कि जो उसका प्रेनेटल पीरियड हो गया, उससे जाकर एडोलेसेंस तक का जो पीरियड है, उसका जो अध्ययन है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और इन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी का नाम दिया है। तो ये क्रो एंड क्रो महोदय का स्टेटमेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है जेम्स ड्रेवर महोदय। इन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करती है। इन्होंने मैच्योरेशन कहा है, मतलब परिपक्वता वर्ड को यूज किया है। न इन्होंने गर्भावस्था, न शैशवावस्था, न किशोरावस्था का नाम लिया। इन्होंने यही कहा कि बाल मनोविज्ञान प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करेगा। अगला है गैरिसन व अन्य के अनुसार। देखिए, बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से होता है, ये गैरिसन व अन्य ने कहा है। अब स्किनर महोदय ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। चलिए बाल विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं, काफ़ी बेसिक सी हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है गर्भावस्था। बच्चे का जो भी विकास होता है, देखिए विकास और वृद्धि अलग अलग चीज़ें हुआ करती हैं। वृद्धि क्या है, एक नियत समय तक होती है और विकास जीवन पर्यंत होता है। तो अगर देखा जाए तो जो बालक का विकास है वो गर्भावस्था में शुरू हो जाता है, प्रेनेटल पीरियड जिसको कहते हैं। और शैशवावस्था, ये दरअसल बात देखा जाए तो ये 4 में मुख्यतः विभाजित है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लेकिन बाल विकास की अवस्थाएं यही कुल मिला के 4 हैं। ठीक है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सब मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग अपना जो है वो है। लेकिन मेनली आप देखें, शैशवावस्था इन्फेंसी पीरियड, ये 0 से 6 साल तक। और बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक। और किशोरावस्था एडोलेसेंस, ये 12 से 18 साल तक। यही 3 मेन आती हैं। फिर प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड हो जाता है 18 के बाद वाला। तो ये हो जाती हैं बाल विकास की अवस्थाएं। अब एक महत्वपूर्ण कथन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये वाटसन का स्टेटमेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है, बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं 0 से 18 साल तक। ठीक है, 0 से 18 साल तक, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18। तो इस प्रकार से 18 साल तक हम अध्ययन करेंगे। और बाल विकास का तात्पर्य क्या है, क्रमिक परिवर्तन। चलिए अगला देखते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, शैशवावस्था पहले है, जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है शैशवावस्था। फ्रायड ने क्या कहा है कि मनुष्य जो कुछ भी बनता है प्रारंभ के 4-5 सालों में ही बन जाता है। मतलब जीवन में हमें जो भी सफलताएं अर्जित करनी हैं, या कैसा भी क्रांतिकारी बालक होगा या उन्मादी बालक होगा, समस्यात्मक होगा, व्यवहारिक होगा, या देश हित में कार्य करेगा, ये सब 4 से 5 साल में डिसाइड हो जाएगा, ये फ्रायड महोदय ने कहा है। और एडलर ने क्या कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। तो शैशवावस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। लेकिन यहाँ पर भारत में देखा जाए तो शैशवावस्था को एकदम कहें कि न्यूनता के साथ देखा जाता है कि ये खेलने खालने की अवस्था है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का प्रेशर बाद में दिया जाता है और इसी वजह से उतनी अच्छी आउटपुट नहीं निकल के आते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला बाल्यावस्था देखते हैं, जीवन का इसको अनोखा काल कहते हैं। कोल और ब्रूस ने कहा है
ये बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। और किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। ये स्टेटमेंट बार बार पूछता है कि जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था, ये किसने कहा है? तो किलपैट्रिक ने कहा है। फिर अगला स्टेटमेंट है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है। अगला है किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल होता है, स्टेनले हाल का स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैकड़ों बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, वो चाहे बीएड की रही हो, डीएलएड की रही हो, या आपका कह लें यूपी टेट का रहा हो, सीटेट का रहा हो, इन सब में ये छाया रहा प्रश्न। तनाव, दबाव, तूफान, ये सबका स्टेनले हाल का स्टेटमेंट है। अगला है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किसमें? किशोरावस्था में। जो आपकी इंटेलिजेंस है वो पूरी डेवलप हो जाएगी 18 ईयर तक, फिर इसके बाद तो ये धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, रॉस का स्टेटमेंट है। और नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी? 270। फिर है बाल विकास के प्रमुख पक्ष या पहलू हम देखें, मेन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यह है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, चौथा है सोशल डेवलपमेंट, पांचवा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, छठा है क्रिएटिव डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी का, और सातवां है कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास, इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये सारे स्टेजेस होते हैं, प्रमुख पक्ष हैं, मेन एस्पेक्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। उसका फिजिकल ग्रोथ हो, सारे अंग उसके प्रॉपरली विकास करें, उसके हाथ पाँव, उसके कह ले आँखों का, कान का, नाक का, उसके सिर का, सिफेलोकॉर्डिकल आधार पर मस्तकाधुमुखी ढंग से बालक का विकास होता है। अब देखा जाए मेंटल डेवलपमेंट मानसिक क्रियाओं पर आधारित होता है। संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। विभिन्न प्रकार के संवेग बच्चे में आएँ, जैसे भावनात्मक चीज़ें उसमें विकसित हों, ये सारी चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक विकास, सामाजिकरण की भावना बच्चे में होनी चाहिए, यह सारा विकास भी बाल विकास का एक अहम पहलू है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बच्चा सीखता है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, नेटिव लैंग्वेज हो गई, ये सारी चीज़ें। क्रिएटिविटी के अंतर्गत मतलब कुछ नया करने की जो क्षमता है वो क्रिएटिविटी कहलाती है। कुछ भी आप अपने दिमाग से नया चीज़ कर दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। कल्पना, किसी भी चीज़ के बारे में हम एक तरीके से एक छवि बनाएं तो वो कल्पना है, इमेजिनेशन है, इमेजिन करें कि ये ऐसा हो सकता है। थिंकिंग, फिर उसमें चिंतन करें, और फिर आर्गुमेंट्स या तर्क का विकास हो, रीजनिंग करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। मानसिक विकास के पक्ष देखेंगे, एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। इसमें देखा जाए संवेदन आता है, सेंसेशन, दूसरा है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, तीसरा है कल्पना, इमेजिनेशन, चौथा है थिंकिंग, चिंतन, पांचवा है जजमेंट, फिर छठा है इंटेलिजेंस। रुचि और अवृत्ति भी आता है, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। फिर इसके बाद प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन हो गया, ध्यान अटेंशन हो गया, तर्क रीजनिंग, सीखना लर्निंग हो गया, स्मरण विस्मरण रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। ये चीज़ें आती हैं मानसिक विकास के पक्ष में। अब देखिए संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो इमोशन जो है वो व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था होती है, ये वुडवर्थ का कहना है। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि जो संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। संवेग के प्रकारों की अगर बात करें तो मैकडूगल ने 14 मनोप्रवृत्तियां या मूल प्रवृत्तियों को बताया है। इनमें जैसे भय हो गया, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, टेंडर इमोशन हो गया, डिस्ट्रेस करुणा हो गया, कामुकता लस्ट हो गया, आश्चर्य हो गया, वंडर, आमोद हो गया, एम्यूजमेंट, और कृतिभाव, क्रिएटिवनेस, और आत्म अभिमान, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, अधिकार हो गया, फीलिंग ऑफ ओनरशिप, भूख, हंगर, एकाकीपन, लोनलीनेस, आत्महीनता, निगेटिव सेल्फ फीलिंग। ये सारी चीज़ें जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां, ये काफ़ी बार पूछी गई हैं। अब दोस्तों सृजनात्मकता को देखते हैं, व्हाट इज क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ये जेम्स ड्रेवर ने कहा है। तो दोस्तों मैंने डेफिनीशन को भी लिया है और उनको एक तरीके से मनोवैज्ञानिक डेफिनीशन ली हैं। तो एक पंथ दो काज निवार रहे हम,
साथ ही साथ डेफिनेशन को भी सीख रहे हैं और एक अच्छा सा स्टेटमेंट भी देख रहे हैं। सृजनात्मकता देखा जाए मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। अगला चिंतन देखते हैं, थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये रास महोदय ने कहा है। चिंतन के प्रकार अगर देखें तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है, परसेप्चुअल थिंकिंग, फिर है कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग, फिर है प्रत्यात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है, फिर है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। तो ये चिंतन के प्रकार हो गए, 4 प्रकार का चिंतन होता है, इनको कंठस्थ कर लें। अगला होता है रीजनिंग। व्हाट इज रीजनिंग? तर्क क्या है? गेट्स व अन्य ने क्या कहा है कि तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तो तर्क के माध्यम से यही चीज़ें होती हैं कि हम पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित करेंगे, उनको शामिल करेंगे और तब किसी समस्या का हम हल निकालेंगे। तो यही तर्कात्मक चिंतन कहलाता है कि तार्किक तरीके से किसी चीज़ को हल करना, तो यही है तार्किक चिंतन। अगला है तर्क के प्रकार। तो तर्क 2 प्रकार का होता है, आगमन तर्क और निगमन तर्क। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। देखें, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, तो ये क्या कहलाता है? ये चिंतन कहलाता है। वॉटसन ने शिशु में जन्मजात संवेग कितने बताए हैं? कुल 3 संवेग बताए हैं। फिर है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये अरस्तु महोदय का कथन है। फिर है खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। फिर है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ऊपर ही मैंने डिस्कस किया, वुडवर्थ ने किया। और चरित्र आदतों का पुंज है, इस्माइल का स्टेटमेंट है। और संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, ये पावलाव का कहना है। फिर है बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस प्रिंसिपल एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, ये गाल्टन ने कहा है। और सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये बकिंघम का स्टेटमेंट है। मैं बार बार से इस वजह से हाईलाइट कर रहा हूँ चूंकि ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सीखने की जो शक्ति है वही बुद्धि है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, बकिंघम ने कहा है। और अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की जो योग्यता है वो बुद्धि है, ये टर्मन ने कहा है। टर्मन महोदय ने कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के बारे में जो एब्स्ट्रैक्ट थिंक हैं उनके विषय में अगर आप सोचने की योग्यता रखते हो तो वो बुद्धि है, ये टर्मन ने कहा है। अब कुछ बुद्धि के सिद्धांत हैं, थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं, जैसे एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, यूनिफैक्टर थियरी, ये बिने ने दी थी, कई बार पूछा गया। द्विखंड तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 फैक्टर थियरी, इसको स्पीयरमैन ने दिया। जी और यस थ्योरी भी इसको कहते हैं। त्रिखंड का सिद्धांत 3 फैक्टर थियरी, ये स्पीयरमैन ने ही दिया। और बहुखंड का सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये कैली व थर्स्टन ने दिया है। और मात्रा का जो सिद्धांत है क्वांटिटी, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। अब देखिए, द्विखंड सिद्धांत को जी और यस थ्योरी भी कहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अलग अलग। अब हम बुद्धिलब्धि को देखते हैं। देखिए, आईक्यू का जो आविष्कार मैंने वैज्ञानिक है वो टर्मन ने किया है, इंटेलिजेंस कोशेंट का, ठीक है। और सूत्र इसका होता है इंटेलिजेंस कोशेंट का मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो इंटेलिजेंस जो क्वोशेंट है आईक्यू, इसका फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन रियल एज या क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसमें मानसिक आयु, वास्तविक आयु और बुद्धिलब्धि 3 में से कोई 2 को दे देगा, तीसरे को पूछेगा। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का फिक्स यहाँ से है। तो दोस्तों, इतने वीडियो में आपके 4 से 5 अंक क्लियर होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए कैसा रहा ये सेशन कमेंट में बताएं। और ये सीरीज़ इसी प्रकार से जारी रहेगी अगर प्यार और स्नेह आपका लगातार बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।